अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम मार्स को कैसे ज़मीन की तरह इंसानों के लिए आबाद करने जा रहे हैं। नासा और बहुत से मुख्तलिफ साइंटिफिक ग्रुप्स इन पर काम कर रहे हैं और उनमें जो थेरीज़ आजकल डिस्कस हो रही हैं उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ज़मीन से अगला सियारा मार्स है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है येलो एरो से। और मार्स में हम क्यों इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, उसकी वजह यह है कि मार्स सोलर सिस्टम के एक ऐसे इलाके में सूरज के गिर्द घूमता है जिसे गोल्डीलॉक जोन कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि ये ऐसा इलाका है जो ना तो सूरज के बहुत ज़्यादा करीब है, गर्म है, और ना ही सूरज से बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ठंडा है। जिस तरह ज़मीन पर पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, इसी तरीके से मार्स में अगर कुछ इंजीनियरिंग चेंजेस की जाएं तो वहाँ पर भी पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकेगा। इसलिए मार्स को हम अपनी अगली डेस्टिनेशन के तौर पर देखते हैं। मार्स को चेंज करने के लिए, उसकी इंजीनियरिंग करने के लिए ज़रूरी है कि हमें मार्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मालूम हो। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि मार्स की एटमॉस्फेयर 96% CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से बनी है। मार्स की जो ज़मीन है वो हमारी ज़मीन की खुश्की के बराबर है। मार्स की एटमॉस्फेयर हमारी ज़मीन की एटमॉस्फेयर के मुकाबले में बहुत ही कम है, 1% है। इसी वजह से मार्स पर टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा कम हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है और रेडिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। मार्स की मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, इसलिए वहाँ पर सूरज की रेडिएशन से बचाव का फ़िलहाल कोई तरीका मौजूद नहीं है। मैं आपको यहाँ पर मार्स की कुछ हिस्ट्री बताता चलूँ कि हमें साइंसदानों को लगता है कि मार्स पर माजी में बहुत ज़्यादा पानी मौजूद था और उसकी वजह हमें मार्स की सतह से मिलती है। अगर आप मार्स की तस्वीरें देखें जो कि रोवर्स ने और मार्स के गिर्द घूमने वाले ऑर्बिटर्स ने खींची हैं, तो वहाँ पर आपको पानी से बनने वाले चैनल्स, रिवर्स और डेल्टा नज़र आएंगे। कई जगह पर आपको चट्टानों में, रॉक्स में इरोजन भी नज़र आएगी। और मार्स पर हमें ऐसे मिनरल्स भी मिलते हैं जो कि पानी की वजह से मिक्स होते हैं। तो हमें जगह जगह पर ऐसे शवाहिद मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि मार्स पर बहुत अरसे पहले पानी मौजूद था। मार्स की उम्र तकरीबन 3.5 बिलियन साल है। जब मार्स नया नया बना तो उस वक्त मार्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, आतिशफ़शां फटते थे, बाहर से स्पेस से आकर पत्थर मार्स पर लगते थे और उसकी वजह से CO2 का एक गिलाफ मार्स के गिर्द बना हुआ था। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से मार्स में पानी भी मौजूद था और वो अपनी लिक्विड फॉर्म में मौजूद था। ये पानी भी साइंसदानों का ख्याल है कि पत्थरों से, स्पेस के पत्थरों से मार्स तक पहुंचा था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आतिशफ़शां ठंडे होते गए, मार्स का टेम्परेचर कम होना शुरू हुआ, CO2 कम होना शुरू हुई और मार्स का पानी अवेपोरेट करके मार्स से दूर जाता गया स्पेस में। और कुछ पानी मार्स के अंदर अब भी मौजूद है जो कि हमें आइस की शक्ल में नज़र आता है। क्योंकि मार्स पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है, इसलिए पानी या तो आइस की फॉर्म में वहाँ पर मौजूद होता है और अगर उसको गर्म किया जाए तो वो बर्फ़ से सीधा एवेपोरेट होता है लिक्विड फॉर्म में। इस वक्त मार्स का पानी हमें कहीं नज़र नहीं आएगा। अगर हम मार्स के टेम्परेचर्स को देखें तो ज़मीन के टेम्परेचर मिनिमम 88, -88 सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 58 सेंटीग्रेड होते हैं। लेकिन मार्स पर टेम्परेचर कम से कम -140 सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेंटीग्रेड होंगे। तो बहुत ठंडे टेम्परेचर हैं और जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हम मार्स पर गेन कर सकते हैं वो 30 सेंटीग्रेड है। मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ एक प्लैनेट इंजीनियर से। ये एक ऐसे इंजीनियर हैं जो कि प्लैनेट्स को चेंज करते हैं, तब्दील करते हैं। इनका नाम है क्रिस्टोफर मैक्के। नासा के लिए काम करते हैं और इस वक्त जो मार्स पर स्टडी की जा रही है उनमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट हैं और मार्स की टेराफॉर्मिंग में बहुत ज़्यादा अबूर हासिल किया हुआ है इन्होंने। मैं अब आपको इनकी लैब दिखाता हूँ जिसमें ये काम करते हैं। और इस वक्त जो वॉल्केनो आपको नज़र आ रहा है, मेक्सिको का वॉल्केनो है, ये इनकी लैब है।
आप समझिए कि ये छोटा सा मार्स का मॉडल है जिसमें आपको इसकी चोटी की तरफ कोई दरख्त नज़र नहीं आएगा, कोई चरिंद परिंद नज़र नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो हमें दरख्त और चरिंद परिंद नज़र आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे जैसे हमें मार्स पर कोई दरख्त नज़र नहीं आता, ग्रीनरी नज़र नहीं आती, इकोसिस्टम नज़र नहीं आता। और इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पर दरख्त हों। दरख्त ना होने की वजूहात में से एक वजह यह है कि चोटी पर इस वॉल्केनो की टेम्परेचर बहुत कम है, इसलिए वहाँ पर दरख्त नहीं हो सकते। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो टेम्परेचर बढ़ते जाते हैं और आपको यहाँ पर ग्रीनरी नज़र आएगी और दरख्त भी नज़र आएंगे। लेकिन अगर हम मार्स को टेराफॉर्म करें और उसके एटमॉस्फेयर बना लें किसी भी तरीके से, तो फिर उसके गिर्द ऐसी गैसेस का हसार बन जाएगा जो कि सूरज से आने वाली हीट को ट्रैप कर सकते हैं, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं या ग्रीन हाउस गैसेस ऐसा काम कर रही होती हैं। तो एक तो मार्स को एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है और दूसरा उसे पानी की ज़रूरत है। इन दो चीज़ों से हम मार्स पर जिंदगी को परवान चढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस की। हमें पता है कि CO2 मार्स पर मौजूद है, लेकिन CO2 बहुत कम मिकदार में है। तो बाकी CO2 कहाँ है? CO2 के बारे में हम ये समझते हैं कि वो मार्स की सॉइल में मौजूद है, जिसे मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेकिन क्या हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, उसके एटमॉस्फेयर को गर्म करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी कुछ ऑप्शंस मिलेंगे? क्योंकि ज़मीन पर यह काम तो कार्बन डाइऑक्साइड करती है, लेकिन मार्स पर यह काम कैसे किया जाएगा? फिर मार्स पर पानी भी दरियाफ्त हुआ है। हमें यह भी पता है कि मार्स की सतह ज़मीन के नीचे पानी के बहुत बड़े रेजरवायर्स मौजूद हैं जो कि स्नो या बर्फ़ की फॉर्म में हैं, जिनको गर्म किया जाए तो वो पानी लिक्विड फॉर्म में हमें दस्तयाब हो सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई ग्लेशियर्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि डस्ट से कवर है। ये पूरे के पूरे बर्फ़ के ग्लेशियर्स हैं जो कि डस्ट और मिट्टी से कवर्ड हैं। तो पानी तो मार्स पर हमें मिल गया। अब इस पानी को लाया कैसे जाए लिक्विड फॉर्म में? उसके लिए कुछ साइंसदानों ने कहा कि वहाँ पर हीटिंग की ज़रूरत है और हमें न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन करना चाहिए। लेकिन ये बहुत ख़तरनाक तजवीज़ थी, क्योंकि इससे तो जो टेराफॉर्म करने वाली टीम्स हैं, जो कि इंसानों की टीम्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगी। तो हमें कुछ और करने की ज़रूरत है प्लैनेट को गर्म करने के लिए। और प्लैनेट को गर्म करना इंसानों से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि हम ज़मीन के आबो हवा को दिन ब दिन गर्म करते हैं। और उसकी वजह यह है कि हमारी इंडस्ट्री से हर वक्त कुछ ऐसी गैसों का इखराज होता है जो कि एटमॉस्फेयर को गर्म करती हैं। इन गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा खारिज होती है। लेकिन मार्स में हम कार्बन डाइऑक्साइड से काम नहीं लेंगे, बल्कि उससे भी बहुत ज़्यादा सुपर ग्रीन हाउस गैसेस हमारे पास मौजूद हैं जो कि 1000 गुना ज़्यादा इफेक्टिव हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। उनका इस्तेमाल होगा तो हम ऐसी इंडस्ट्री मार्स पर लगा सकते हैं जिससे क्लोरीन और सल्फर बेस्ड गैसेस का इखराज हो, जो कि बहुत जल्दी मार्स की टेम्परेचर को गर्म करना शुरू कर देगा। उससे लिक्विड वाटर हमें मिलना शुरू होगा और वाटर वेपर्स जब प्रोड्यूस होंगे तो वो खुद भी एक ग्रीन हाउस गैस है, तो वो भी इस फिनोमिना को ऐड करेगी। 100 साल तक हमें मार्स को गर्म करना पड़ेगा इंडस्ट्री लगाकर, ऐसे कारखाने लगाकर। क्योंकि फिनिक्स रोवर ने, मैं आपको यहाँ पर फिनिक्स रोवर दिखा रहा हूँ जो कि मार्स के ऊपर मौजूद है, और वो तहकीक कर रहा है, बहुत से सैंपल्स ज़मीन से ले रहा है और उनको जांच रहा है कि उनमें किस किस्म के मिनरल्स हैं। तो उसमें हमें पता चला कि मार्स में कार्बोनेट्स हैं। इसका मतलब ये है कि मार्स में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट्स की फॉर्म में मौजूद है और उसकी सॉइल एसिडिक भी है। तो जब हम पानी प्रोड्यूस करेंगे तो पानी कार्बोनेट मिनरल्स को और एसिडिक सॉइल को जब मिलाएगा तो हम बड़े आसानी से राइट साइड पर नीचे दी हुई इक्वेशन को देख सकते हैं, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड का हमने कार्बोनेट से रिएक्शन दिखाया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो जैसे ही पानी बनेगा, हम मार्स को हीट करेंगे, पानी बनेगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज होना शुरू हो जाएगा। 100 साल तक हम मार्स को हीट करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड आहिस्ता आहिस्ता अपनी एटमॉस्फेयर बनाना शुरू कर देगी। गोया कि वो एटमॉस्फेयर बहुत छोटी होगी और प्रेशर फिर भी कम होंगे।
दूसरे हिस्से में हम मार्स पर ज़िंदगी को इंट्रोड्यूस कराएंगे और करवाएंगे माइक्रोबियल लाइफ के ज़रिए। मैं आपको यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया दिखा रहा हूँ, जो कि हमारा ये ख्याल है कि ज़मीन पर भी साइनोबैक्टीरिया सबसे पहले आए थे, और इनको वहाँ पर भेजने का मकसद ये है ज़मीन से कि ये वहाँ पर मिनरल्स का इस्तेमाल करके नाइट्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। और नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसानों के रहने के लिए, और उसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेंगे और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। तो दोनों काम हमारे फ़ायदे के हैं। यहाँ पर मैं आपको साइनोबैक्टीरिया, जिसे ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, आपको दिखा रहा हूँ। तो जब हम उस लैब की तरफ आते हैं जहाँ पर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, मार्स की टेराफॉर्मिंग की सिमुलेशंस कर रहे हैं, तो आप देखें यहाँ पर ऊपर चोटी पर किसी किस्म की कोई लाइफ नहीं है। लेकिन जब हम नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पर एल्गी नज़र आती है, हमें यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया नज़र आता है। जैसे ही टेम्परेचर थोड़े से बेहतर हुए तो यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया हमें नज़र आ रहा है। और फिर अगर हम उससे भी नीचे आएँ तो यहाँ पर हमें मॉस नज़र आते हैं, और फिर उससे भी अगर हम नीचे आए तो हमें ग्रास नज़र आती है। तो जिस तरीके से मार्स की टेराफॉर्मिंग होगी, वक्त गुजरेगा, आप पहाड़ की चोटी के ऊपर देखें, यहाँ पर हमने मार्स को टेराफॉर्म करना शुरू किया, और जैसे जैसे मैं पहाड़ की चोटी से नीचे आता हूँ तो आप समझे कि मार्स वक्त में आगे जा रहा है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा मार्स पे CO2 प्रोड्यूस होगी, तो पानी प्रोड्यूस होगा। अब हम नीचे जा रहे हैं, और फिर एक टाइम आएगा जब साइनोबैक्टीरिया हम खुद इंट्रोड्यूस करेंगे वहाँ पर, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं है कि हम उसको प्रोड्यूस करें, वो तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लेगा। और उसके बाद फिर मार्स पर आपको ग्रीनरी नज़र आएगी, मॉस नज़र आएगा, फिर आपको छोटा छोटा पहाड़ी ग्रास नज़र आएगा। ये वो टेम्परेचर है जहाँ अब आप ट्रीज़ को प्लांट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ट्री मार्स पर लगाया जाएगा वो पाइन ट्री है। उसकी वजह यह है कि पाइन ट्री पहाड़ी इलाकों में होता है, लो टेम्परेचर पर और लो प्रेशर पर ज़िंदा रह सकता है, इसे ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, और रेडिएशंस के ख़िलाफ़ इसका मुकाबला बहुत ज़बरदस्त होता है, टॉलरेट करता है हाई रेडिएशंस को। और इसके बीजों को पोलिनेशन के लिए जानवरों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो हवा से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि मार्स पर तो क्योंकि उस वक्त जानवर मौजूद नहीं होंगे, लाइफ नहीं आई, तो इसलिए ये पोलिनेट कर सकेंगे और अपनी रिप्रोडक्शन भी कर सकेंगे। मार्स पर मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियां और फल उगाने के लिए हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड सब्जियों और फलों की ज़रूरत होगी, जिनको GMOs कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है ऐसी सब्जियों जो कि ज़्यादा रेडिएशन पर, लो टेम्परेचर पर, लो प्रेशर पर ग्रो कर सकें। स्टेप 3 में हम मार्स पर बायोडाइवर्सिटी लाएंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर और परिंदों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसके साथ आबो हवा में भी आपको बहुत सी चेंजेस नज़र आएंगी, बारिशें होंगी, और हम ये ख्याल रखते हैं कि वाटर साइकिल भी पूरा कंप्लीट होगा। लेकिन आज भी साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक नहीं है कि क्या ये स्टेप ऐसे ही होंगे जैसा कि हम सोच रहे हैं। लेकिन इस वक्त इंसान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जिससे हम मार्स को बहुत जल्दी टेराफॉर्म कर सकें। आज की टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर हम देखें तो हम 1000 साल लेंगे मार्स को ज़मीन जैसा बनाने के लिए। लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान एक्सपोनेंशियली टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है। उस लिहाज से हम देखें तो हमें लगता है कि हम बहुत जल्द मार्स को, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहे हैं, तो हम बहुत जल्द मार्स को ज़मीन की तरह आबाद कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरा सवाल यह है कि अगर आपको मौका दिया जाए मार्स पर जाने का, तो क्या आप जाना चाहेंगे? मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाइए।